हेलो दोस्तों, स्वागत है कमल चैनल एडवाइस में। और आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊँ। भारत सरकार ने आज एक बड़ी न्यूज़ शेयर की है, वो है रिक्रूटमेंट से जुड़ी। तो अब देश में नई पॉलिसी आ रही है जिसका नाम है वन नेशन वन एग्ज़ाम। ये किससे जुड़ी है? ये जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनसे जुड़ी है। तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और आज मैं आपको NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मैं बता दूं कि आज ही भारत सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सहमति दे दी है। ये इस्टेब्लिश होने वाला अपने देश में। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक संस्था है, एक एजेंसी है जो देश में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET कराएगा जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकारी पोस्ट या सरकारी सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए कराएगा। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके तहत जितनी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी में नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उनका रिक्रूटमेंट होगा, उनका रिजल्ट आएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि देश में शायद फिर से जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए उनको एक मौका मिल सकता है। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिसको हम ज़रूर हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं बात करूँ कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। वो इसलिए आ पड़ी कि भारत देश में कोई भी जब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़े लेवल पे है और जब कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हर साल का एक डेटा लें तो तकरीबन 1.25 सवा लाख वैकेंसी के लिए हमारे देश में 2.5 से 3 करोड़ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट 2.5 to 3 करोड़ तो कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन है और ये एक जगह दूसरा ट्रैवल करते हैं। और जो NRA है ये जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगा ये 3 लेवल पे हो सकता है। मींस ग्रेजुएट्स के लिए एक लेवल हो सकता है, या जो स्टूडेंट्स 10+2 इंटरमीडिएट पास है उनके लिए एग्ज़ाम हो सकता है, या जो स्टूडेंट्स सिर्फ हाई स्कूल पास है मींस क्लास 10 पास है उनके लिए भी एक एग्ज़ाम हो सकता है। तो 3 लेवल में एग्ज़ाम होगा। और अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी एजेंसीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 3 सरकारी एजेंसीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं जो कि बहुत ही मशहूर हैं। पहली है आपकी IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये बैंक के PO एग्ज़ाम और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जानी जाती हैं। इसके एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं। ये सब पार्टिसिपेट कर रही है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहा है। रेलवे से जुड़ी बहुत सी भर्तियां हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तबका है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है। और तीसरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भी बहुत पॉपुलर बोर्ड रहा है, काफ़ी सफल रहा है एग्ज़ाम्स को कराने को लेकर। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो कराता है। इधर जो कुछ पोस्ट वैकेंट फिलहाल जारी, लेकिन इसका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। अब ये बात करूँ जो एग्ज़ाम्स ये लोग कराएंगे ये एक स्क्रीनिंग लेवल का होगा। इससे हम लोग को बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने में, फ़िल्टर आउट करने में आसानी होगी। लेकिन ये एजेंसीज आगे चल के अपने अलग सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर्स में मतलब सेपरेट लेवल पे एग्ज़ाम्स आगे चल करा सकते हैं, जैसे कि SSC कराता आया है। IBPS भी प्री मेंस भी कराता है और रेलवे रिक्रूटमेंट भी कुछ क्या बल्कि और कई एग्ज़ाम्स में अपने अलग लेवल्स रखता है, जैसे स्किल टेस्ट हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ें रखता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि NRA के आने से काफ़ी सहूलियत जनता को मिलेगी, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को लेके। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि इस एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो कॉमन होगा, सबके लिए अलग नहीं होगा। तो मतलब स्टूडेंट्स को एक कॉमन सिलेबस पढ़ना है तो उसको अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है जिसको हम लोग बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करते हैं। अब एक और इसका बहुत ही अच्छा फीचर बता दूं कि अब हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर खोला जाएगा ताकि बच्चों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। उन स्टूडेंट्स को जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, गरीब हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उनका टाइम और पैसा बचेगा जो ट्रैवल में, और जो फॉर्म भरने के जो फ़ीस है उसमें उनका समय बचेगा, उनका खर्चा बचेगा। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है, हम लोग कह सकते हैं सरकार की तरफ से। और एक और बहुत ही अच्छा इसका फीचर वो ये है कि जो CET का स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा मौके हैं। अगर हर साल प्रॉपर वैकेंसीज आती है तो हर साल वो इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पे वो अप्लाई कर सकता है अगले स्टेज के लिए, या फिर सीधे इंटरव्यू में जा सकता है। ये तो आगे हम लोग को समझ में आएगा। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अगर मैं और बातें करूँ तो इसमें एक बात और ऐड की गई कि इसमें कोई नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब आप जितनी चाहें उतनी बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच है, कैच ये है कि एज का जो बैरियर्स में लगा है, मतलब जैसे जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग एक एज का बेंचमार्क है। अगर आप OBC के लिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है।
और अगर आप SC/ST के तो आपको 5 साल का एडिशनल समय मिलता है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो जनरल की जो भी रिक्रूटमेंट होती है उसमें कैटेगरी वाइज जाए तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 30 ईयर्स 30 साल होती है, OBC के लिए 33 ईयर्स होती है और SC/ST के लिए 35 ईयर्स होती है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी जो एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी इसमें मिलेगा। तो जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज का रिलैक्सेशन कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। और जो एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसकी एक हाईलाइट मैं बोल सकता हूँ वो ये है कि नॉर्मली हिंदुस्तान में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो हिंदी या इंग्लिश मीडियम में होते हैं, लेकिन इसमें जो एग्ज़ाम हो रहा है वो आपका 12 लैंग्वेज में होगा। तो अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज को प्रेफर करते हो तो आप उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। अब हम लोग आते हैं फंडिंग को लेके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1,517 करोड़ रुपीज़ मतलब 1,517 करोड़ रुपीज़ रखे हैं NRA की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और ये जो टाइम इसका रखा है 3 साल को मद्देनज़र रखते हुए ये 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। और इसका जो मेन जो इसकी बजटिंग है वो NRA की इस्टेब्लिशमेंट को लेके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए, सेंटर्स को बनाने के लिए। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज़ किया गया है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब वो शहर है जहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको छोटा सा हिंट दूँ तो जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इनमें से आपको मिलेंगे। अभी इसमें एग्जैक्टली बताया नहीं गया, इसके बारे में जल्दी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मैं कुछ डरावनी चीज़ें आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे फिगर कि हम लोग को क्यों सोचना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। ये भारत सरकार का मैं डेटा आपको देने जा रहा हूँ। ये सरकार के ये मिनिस्टर ने जितेंद्र सिंह जी ने इसको संसद में ये एक्सेप्ट किया था कि ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, सरकारी रिपोर्ट है कि देश में तकरीबन 7 लाख, अगर प्रिसाइज बताऊँ तो 6,83,823 पोस्ट वेकेंट हैं, खाली हैं। इतनी पोस्ट खाली हैं मतलब 6,83,823, बहुत बड़ा नंबर है। इसमें से अगर मैं ग्रुप C की बात करूँ तो 5,74,289 पोस्ट वेकेंट है। ग्रुप B में 89,638 पोस्ट वेकेंट है। ग्रुप A की बात करें तो 19,896, तकरीबन 20,000 पोस्ट वेकेंट है। और ये डेटा 1 मार्च 2018 का डेटा है। इस समय 2020 चल रहा है, तो तकरीबन 2-2.5 साल पुराना डेटा है। इसका मतलब ये कि ये जो आपका वेकेंट बैकलॉग है पोस्ट का वो अभी भी बहुत बड़े नंबर में, लाखों में चल रहा है। और ये बाकायदा हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश रिपोर्ट का मैं आपको पिक्चर भी इसमें शेयर किया, तो इससे आप उम्मीद लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में चल रहा है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत वो देश है जहाँ पे टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है। अगर मैं सिर्फ IIT का एग्जांपल लूँ तो हमारे देश में IIT जो दुनिया भर में मशहूर अपने क्वालिटी के लिए, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पे 6,000 फैकल्टी की पोस्ट वैकेंट है। अगर मैं कोर्ट्स की बात करूँ, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स है, तो उसमें भी जजेस की, मैं सिर्फ जजेस की बात करूँ 5,000 पोस्ट वैकेंट है। सोचने लायक बात है। अगर मैं एक और बात बोलूँ तो जितने भी हमारे देश में पब्लिक सर्विस कमीशन है या जितने भी सरकारी बोर्ड्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स होते हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं, केस हो जाता है, स्टूडेंट्स की एज निकल जाती है, चलता ही रहता है, तो उसका वो सालों से बंद पड़े, अटके पड़े हैं। अभी आपको बता दूँ एक फिगर, तो 2019 में 1 लाख पोस्ट का वैकेंसी ग्रुप D लेवल का इंडियन रेलवेज ने बाकायदा एडवर्टीजमेंट निकाला था, एग्ज़ाम कराया था, पहले फ़ीस लिया, फिर कहा कि नहीं फ़ीस वापस करेंगे, कुछ नहीं समझ में क्या हुआ, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। SSC का एग्ज़ाम 2018 का था, उसका रिज़ल्ट आते आते ज़माना बीत गया। तो आप ये देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्स की जो हमारे देश में सरकारी एग्ज़ाम्स की जो हालत है बहुत ही खस्ता हाल है। इसके अलावा मैं अगर जोड़ूँ तो यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी में पुलिस की 40,000 पोस्ट वैकेंट चल रही है, इसमें भी काफ़ी पेंडेंसी है। और इतना नहीं, अभी हाल में 69,000 प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी की बात हुई थी, ये मामला कोर्ट पे पहुंच गया है, इसमें भी काफ़ी लूप होल से काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं और बताऊं तो यूपी में PGT का जो एग्ज़ाम 2011 में हुआ था, मतलब फॉर्म आया था, उसका एग्ज़ाम आपका 2015 में होता है, 2016 में फॉर्म आता है तो उसका एग्ज़ाम 2019 में होता है। तो ये बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है अगर रिक्रूटमेंट्स की बात करें तो। हाँ, ये सोचने की बात ज़रूर है कि हम लोगों को जॉब से सोचना चाहिए। अभी जो सरकार ने NRA का अनाउंसमेंट किया, एक बहुत ही वेलकम डिसीजन है, लेकिन मैं अभी भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पुरानी पोस्ट पेंडिंग है
उसके लिए भी कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। काश वो भी अनाउंसमेंट होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, बट फिलहाल NR एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। ये एग्ज़ाम्स कराने की एजेंसी है, जॉब्स देने की नहीं, बट फिर भी हमको इसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मेन टॉपिक को ज़रूर अपने जहन में रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ, हो सके तो कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मैं समझ सकता हूँ कि आपका एक्चुअल फीडबैक क्या है। और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिएगा और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।